जय हिंद। किसी लड़की का मोबाइल मिला हो तो दे देना लोग। कौन लड़की का मोबाइल गायब हो गया? किसका गायब हुआ है जी? स्विच ऑफ बता दे दो। किसी को मिला हो तो बाबू। मोबाइल सही से न रखा जाता है तो बैग में था तो बैग सही से न रखा जाता है। उसका मोबाइल जमा कर देना जी जिसके पास मिला हो, न तो रिजल्ट नहीं होगा उसका। अंडा कटवाओ, ठीक है? एक अंडा कटवा दो तुम कि जो नहीं देखो ऐसा नहीं होता है। मोबाइल होता है क्या है ना कि लड़की सबको ना, लड़का या लड़की किसी के रास्ते में भी गिर जाता है, अब उसको तो पता है नहीं, तो जिसको मिले बाबू ऑफिस में जमा करा देना, ठीक है? और नहीं जमा कराओगे रिजल्ट ना होगा, अंडा कटेगा। अब तुम लोग का तो कभी अस्थिर बैठवे नहीं करोगी लो तुम लोग। कभी बोतल गिरेगा, कभी कलम, तो कभी कुछ। तुम्हारा काजीरंगा संभाल के रखा करो कुछ भी। तुम लोग क्या हंसती हो? झारखंड वाली क्या हंसती है? तो तुमको डर नहीं लगता है उससे? दे दो किसी दिन एक टॉय से। बाप रे, बहुत मार खाया जी वो। चलिए वो सब लोग को गुड मॉर्निंग। लाइव वाले लोग सब लाइव हो गए। हम लोग कल आपको एक होमवर्क दिए थे HW, और कहे थे कि मटेरियल में आपको लिखना है कि कौन सा बंदरगाह है, वहां पे लिखे हैं। देखें, मुजरी से एक बंदरगाह चेर में मिला होगा, और कोई बंदरगाह मिला? कौन कौन लिखा? कहां लिखी बकलोलिया? तो कौन लिखाई हमको दे दी? सही में दिमाग नहीं। हम कहें कि चेक किए कौन कौन लिखा है तो ऐसे दे देती है। यहाँ पे पुहार तो लिख ले, फिर बगलिया में काहे लिए लिखी हो? मुजरिस बंदरगाह किसका है? चेर का। पुहार, चोल, उरई, चोल। सबसे चेर का ब्राह्मण ग्रंथ में क्या नाम दिया गया? चेरापद नाम दिया गया था। और अशोक के शिलालेख में सालियूर बंदरगाह किसका है? सालियूर बंदरगाह कोर का है? कोर का है? सालियूर, मुजरिस, उरई, चोल का। इसमें सबसे प्रमुख बंदरगाह पुहार बंदरगाह था। इसमें सबसे ज्यादा पूछता है कौन सा? पुहार। पुहार वहां लिख लेंगे आप लोग। पुहार हाँ? लिखा हुआ है ना? तो लिखा होगा। एक जगह लिखना है तो एक जगह भी लिख सकते हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत हो? आप लोग तो लिखी नहीं होंगी। टाइम कहाँ मिला आप लोग का? तो इतना जिम्मेदारी है। कहाँ लिखी हो? हम कल क्या बोले थे? एक कावेरी पुहार वाला जो था वो कावेरी नदी के पास था। बाकी समुद्र में ही बनेंगे, बट नदी के मुहाने पे। जैसे कलकत्ता बंदरगाह तो है समुद्र पे ही, लेकिन हुगली नदी के मुहाने पर। पुहार बंदरगाह भी समुद्र में, कावेरी नदी के मुहाने पर। किस नदी के मुहाने पर? कावेरी नदी में कौन बड़का बंदरगाह बनने वाला है? यहाँ पे नदियां आगे पीछे घसकते रहते हैं हर सीजन के हिसाब से, जबकि समुद्र 1 इंच आगे पीछे नहीं जाता है। बस वो ज्वार भाटा के तौर पे थोड़ा सा पीछे घसकता है, फिर आगे आता है। ज्वार भाटा आएगा ना तो समुद्र 1 किलोमीटर पीछे चल जाएगा।
अब टहलने किसी को नहीं जाना चाहिए, अरे तरीका 1 किलोमीटर पीछे गया है, जब ज्वार भाटा वापस आएगा ना, अचानक नहीं आता है, ज्वार भाटा से पानी धीरे धीरे बढ़ता है, पता नहीं चलेगा, लेकिन सुबह शाम बढ़ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? चंद्रमा की वजह से कावेरी नदी के मुहाने में कौन बंदरगाह था? पुहार। एक तो काम दिया आप लोग। कौन सी का बैच है जी? बिहार एसएससी। बिहार एसएससी का बैच कितने तारीख से है? 10 तारीख से। कितने तारीख? 10। क्या बाबू खड़ा होके बोलो। ऑफिस में पता कर लेना फीस, अभी शुरुआत में कम ही होगा। कहीं पे भी ना कोई भी बैच आता है, सुनो ध्यान से, कोई भी बैच आता है तो आप लोग याद रखो लिमिटेड जगह बैच के, कोई हॉल ही खाली नहीं है। इधर नई बिल्ड जो पीछे वाले लड़के बैठे उसके ऊपर की पूरी 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, पूरा 5 फ्लोर का बिल्डिंग भर गया है यहाँ पे। आप ऊपर वाला जो नया बना है ना सारा भर गया उसमें, यहाँ पे कहाँ बैठाएंगे? तो लिमिटेड जगह रहता है। फिर भी सोचते हैं कि जो लड़के पहले से संस्था से जुड़े हुए हैं उनको सीट दे दिया जाए। जब वो भर जाता है तो फी महंगी कर दी जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ताकि लिमिटेड चीजों को रोका जा सके। बंद करने के बाद लगे ऐसे घिघियाने, सर एडमिशन ले लीजिए ले लीजिए। जो बच्चे यहाँ से जुड़े रहते हैं उनको पता होता है कि जमीन पे ही बैठ के पढ़ लेंगे। और कई को एगो नया नया आया था फाउंडेशन में, एकदम नया नया, और उसके घर वाले गाड़ी से छोड़ने आए थे। 7 बजे का क्लास है, 8 बजे के, तो 8 बजे जगह नहीं मिला उसको, बेचारा उसको कोनो बैठा दिया, बैठना नीचे, नीचे बैठ गया, जाके रो रहा था, हमको नीचे बैठा दिया। उससे बचा दबा गया तो निकलने रो रहा था वहां पे। बताओ क्या हर समय, मतलब किसी भी बैच में देखेंगे 250 से 300 लड़का जमीन पे या खड़ा हुआ मिलेगा, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग शुरुआत में ही सब चीज रखिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यूपीएससी का ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट होने जा रहा है जी, ऑल ओवर इंडिया से। वो यूपीएससी वाले बैच में आप लोग इंक्वायरी लीजिएगा ना, यूपीएससी के जितने बैच के लड़के हैं उनका टेस्ट ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। उस टेस्ट में आपका नंबर करते जाइएगा, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वहां होने वाला है कि नहीं। ऑल ओवर इंडिया से टेस्ट होगा। ये टेस्ट कंटिन्यूअस, मतलब हर महीने 2 बार हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आएगा, देते रहिए ईमानदारी से, आपको अपना रैंकिंग पता चल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। कौन सा बंदरगाह बाबू? चोल का बंदरगाह। बताइए चेरकार में बंदरगाह कौन था? मुजरिस। मुजरिस कौन सा? अब बंदर मतलब होता है बंदरगाह, बंदर चेर, बंदर चेर। बताइए चोल काल में पुहार बंदरगाह और उरई, ये सबसे प्रमुख बंदरगाह है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा है। पुहार बंदरगाह कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित था। यहां से मध्य एशिया, फारस, रोम इत्यादि में क्या होता था? व्यापार होता था। अब कहेगा कौन सा बाबू? पांड। कौन बंदरगाह? सालियूर बंदरगाह। कहां पे? सालियूर बंदरगाह पांड। और कोर का है? कोर का है? पांड के समय। ये बंदरगाह याद रखिएगा, कुछ भी भूल जाइएगा लेकिन पुहार बंदरगाह नहीं भूलना चाहिए। कुछ भी भूल जाइए लेकिन क्या नहीं भूलना चाहिए? पुहार बंदरगाह नहीं भूलना चाहिए। किसी को दिक्कत? अब साहित्य देख के और इस संगम काल का अंत कर देते हैं। संगम साहित्य के बाद संगम काल का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। बताओ बाबू, संगम साहित्य जो था वो संगम काल के दौरान ही लिखा गया होगा? संगम साहित्य, संगम साहित्य ये संगम काल में ही लिखा गया होगा। 1000 से लेके 250 ईस्वी, अरे वही 100 से लेके 250 ईस्वी क्या था बाबू? ये संगम का संगम साहित्य। संगम साहित्य किस भाषा में थी? तमिल भाषा। किस भाषा में? तमिल भाषा में लिखी गई थी। तमिल भाषा किस भाषा में थी बाबू? तमिल। तमिल भाषा का पितामह किसे कहते हैं? अगस्त ऋषि। तमिल भाषा का पितामह अगस्त ऋषि। इसमें एक पुस्तक आपको पहले से पता है, तोलकापियर। पुस्तक का नाम बोलिए। तोलकापियर पुस्तक।
तोल्कापियम। लिखा किसने था? तोल्कापियर। किसने लिखा? तोल्कापियर। ये किस चीज से रिलेटेड पुस्तक है? देखिए, जब भी तमिल साहित्य से क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो बस यही पूछता है कि ये रिलेटेड किससे है। अभी जितना भी क्वेश्चन अब तक तमिल साहित्य से पूछा वो रिलेटेड पूछा। जैसे पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी व्याकरण से, उसी तरह से तोल्कापियम पुस्तक किससे रिलेटेड है? व्याकरण से। कौन से व्याकरण से? तमिल व्याकरण से। किस व्याकरण से? तमिल व्याकरण। किसी को दिक्कत? किस व्याकरण से बाबू? तमिल व्याकरण से। अगला पुस्तक कौन सा है? कराल या तिरुकुराल? तिरुकुराल या फिर इसी को कहते हैं कुराल। क्या कहेंगे? कुराल। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। इसे तमिल साहित्य का बाइबल कहते हैं। तमिल साहित्य का बाइबल। तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहते हैं? बाइबल किसकी पुस्तक है? किस धर्म की? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म की सबसे प्रमुख पुस्तक, और वो धार्मिक पुस्तक है। उसी तरह तमिल साहित्य का सबसे बड़ा और धार्मिक पुस्तक में कौन आता है? कुराल। हालांकि इसका पूरा नाम तिरुकुराल है, लेकिन आप लोग कुराल भी याद रखेंगे। कुराल या तिरुकुराल? कुराल या तिरुकुराल। किसी को दिक्कत? दोनों याद रहेगा। अगला तीसरा पुस्तक, जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि ये धर्म पूछेगा बाबू। देखिए, तमिल साहित्य में ज्यादातर पुस्तक जैन धर्म से थी। तमिल साहित्य में ज्यादातर पुस्तक जैन धर्म में थे। बौद्ध धर्म जो था वो उत्तर भारत में अपना पूरा पैर पसार लिया, जबकि जैन धर्म दक्षिण भारत में। याद कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया, श्रवणबेल गोला में। श्रवणबेल गोला में। तो जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? किसे? जैन धर्म से संबंधित है। किसमें? जीवक चिंतामणि का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। समझ में आ गया कि नहीं? बता देंगे। बताइए तो। तमिल साहित्य का जनक, तमिल साहित्य का बाइबल, कुराल। कुराल क्या देखेंगे? कुराल। ऑप्शन बी पे लिखा रहता है कुराल। आगे बढ़े। कुराल बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेलवे में कई बार क्वेश्चन, अभी आने वाला भी एग्जाम है यहाँ पे। समझ में आएगी ना? आप सब लोग को हम बताते चलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये है, लेकिन आप घर बार रिविजन नहीं करते हैं, दिक्कत हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोग को संकट चालू हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा ऐसा राजा आएंगे जिनको हम नमवा कटवा देंगे, आप कितनों को पैसा देके कोई पढ़ाएगा मत पढ़िएगा, लेकिन मजबूरी रहती है ना, जानते हैं ना कि मतलब हम आप लोग को बहुत सारे इसमें लड़का रहेगा खखोरन होता है, हम कहेंगे ई राजा छोड़ दे। हाँ छोड़ दिए राजा, ना तोरा रिश्तेदार है वो। आगे बढ़े। जीवक चिंतामणि का संबंध जैन धर्म से। इसके बाद सिलप्पाधिकारम। 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 सिलप्पाधिकारम इसका भी संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म। सिलप्पाधिकारम का भी संबंध जैन धर्म से। किस धर्म से है? जैन धर्म से। अब पांचवा और छठवां इंपॉर्टेंट है। पांचवा पुस्तक बाबू, मणि मेखले। मणि मेखले कौन सा पुस्तक? मणि मेखले। मणि मेखले। मणि मेखले। और इसके बाद एक और पुस्तक होगा नीचे। पांचों पुस्तक। सिलप्पाधिकारम, मणि मेखले। अच्छा, नूपुर की कहानी इसी में दे दिया, नीचे डिटेल से दे दिया नूपुर की कहानी सिलप्पाधिकारम में ही। किसमें? सिलप्पाधिकारम। सिलप्पाधिकारम डिटेल से थोड़ा सा पढ़ना होगा। इसे इलियट्स कहते हैं। जैन इसे, इसकी तुलना किससे किया जाता है? इलियट। इलियट से एक पोएट थे, कहते हैं पोएट, तो इलियट क्या कहेंगे? इलियट। इलियट क्या थे? बहुत बड़े पोएट। जैसे कालिदास कैसे थे? कहानियां बहुत लिखे थे यहाँ पे। अब समझिए इसके बारे में ना, नूपुर की कहानी है। कई बार क्वेश्चन पूछता है ना, नूपुर की कहानी किसमें मिलता है? सिलप्पाधिकारम। किसमें? सिलप्पाधिकारम। देखिए उसमें नूपुर की कहानी, अब समझ जाइए नूपुर क्या। नूपुर मतलब होता है पायल। नूपुर का मतलब क्या होता है? पायल। नूपुर का अर्थ पायल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो इसमें कनगी की कहानी, किसकी है? कनगी की कहानी। तो
अब इसके बारे में एक एक समझते हैं। माधवी नामक एक नर्तकी रहती है। क्या रहती है? नर्तकी। माधवी नामक नर्तकी रहती है वहां पे। देखो बाबू लिखा है कि नहीं इसमें? जीवक चिंत शिलापाधिकारम यहाँ पे चलिए लिखा है, यहाँ पे लिखा है। चलिए सुनिए, कोवलन और माधवी। देखिए नर्तकी का नाम रहता है माधवी। माधवी। एक राजा रहते कोवलन। कोवलन। इनका विवाह किससे होता है? कनगी से। किसे? कनगी। ये दोनों सुखी जीवन जी रहे थे। तब तक एंट्री मारती है कौन? माधवी। कौन एंट्री मार देती है? माधवी। अब कोवलन जो रहता है ना, वो अपनी पत्नी कनगी को छोड़ के किसके साथ चल जाता है? हाँ, माधवी। और कनगी को छोड़ देता है। वो बेचारा का जीवन नरक हो जाता है। और ये हाँ, कनगी का जीवन गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे किसी को भी सब चीजें, किसी के कोई रिश्ता अगर गड़बड़ हो रहा है, याद रखिए कोई ना कोई थर्ड पार्टी एंट्री मार चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई चीज तब तक, देखो भैया, चाय तब तक फीका नहीं लगेगा जब तक रसगुल्ला नहीं खाओ। नहीं समझे? तो एक से एक भारत में ये सब रहता है। लेकिन एक एज ढलने के बाद सबको समझ में आता है। जब दुनिया का ज्ञान होगा तब समझ में आएगा। अभी आप जिस एज में है ना, वहां सौंदर्य बहुत मायने रखता है, जिस एज में आप लोग हैं। जबकि जब मेच्योरिटी आएगी तो समझ में आएगी सुंदरता बहुत दिन तक नहीं टिकेगी। बहुत अच्छा आदमी रहेगा। आप रूम में भी देखिएगा, लॉज में लड़के लोग जो रहते हैं, आपके ही लॉज में कुछ लड़के होंगे जो बड़ा साफ सुथरा सुंदर रहते होंगे, लेकिन उन ससुरों से बात करने की इच्छा नहीं करती है। ऐसा ऐसा बैल रहेगा सब। समझ में? एक हम लोग के साथ भी पढ़ता है, वो ससुरा जब सब लोग का कॉलेज का टाइम रहता था ना, तो नहाए बैठ जाएगा, आधा घंटा नहाएगा। आधा घंटा नहाने का चीज है जी। अरे लड़का सबके लिए 5 से 7 मिनट बहुत है। अरे 10 मिनट मैक्सिमम। 10 मिनट में तो 12 वाला 4 को सुना देगा। अब हम लोग के उसमें कॉलेज का टाइम उससे घुस जाएगा, निकल में नहीं करेगा। कोई घटघटाएगा ना तो कहेगा कि क्या घटघटा रहे हो? अरे बैल, किसी का कॉलेज छूट रहा है, तुमको नहाना पड़ा है, बहुत शौक है, तो रुक जाओ आधा घंटा। जब सब कॉलेज चले जाएंगे तो यहीं नहाना बैठ के, चोइता छोड़ा लेना मछली जैसा। लेकिन उस ससुरा किसी का नहीं सुनता था, बहुत इरिटेट कर दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं। हम लोग प्लान बनाए कि एकरा हम लोग दिखाएंगे लोग, क्योंकि जीवन में ठोकर नहीं खाया, बहुत अमीर घर का है, एकरा ठोकर लगाना जरूरी। एक दिन उसको बहुत जरूरी मीटिंग में जाना था, कुछ था वहां पे। हम लोग पहले से पता चल गया यहाँ पे कितना बजे जाना है। जब उसको जाना हुआ ना, सब जना 2 गो नहाने वाला था, एक जना इसमें घुस गए, एक जना इसमें घुस गए। लो खटखटाते रह गए, आदमी नहीं निकला यहाँ पे। अरे मीटिंग छोड़ दो ना, एक दिन क्या हो जाता है, तुम अंदर नहा नहीं रहा तो बंद क्यों किया है? लेसन सिखाना है तुमको ससुरात में कि सबका इमरजेंसी होता है। ओकरा बात तो ससुर काने पकड़ लिए यहाँ पे, नहीं समझे? तो कुछ कुछ होता है सब ना, जो दिखने में ही बस ठीक रहेगा सब। इसीलिए हम काला लड़का को क्या कहते हैं? हाँ, तो ये कोवलन किसमें चल गया? माधवी की चक्कर। माधवी नर्तिका थी, खूब पैसा वैसा लुटाया। कोवलन का पूरा धन दौलत साम्राज्य सब खत्म हो गया। राजा भूला गया, राजा बर्बाद हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब सब चौपट हो गए तो माधवी क्या कहती है, अब तुम हमको पहले इतना गिफ्ट नहीं देते हो। हाँ, सोचा आरबीआई के गवर्नर ना है वो। कुल पैसा खत्म हो गया बेचारा। किसका? कोवलन का पैसा खर्चा हो गया। अब माधवी उसको साइड कर दी, जाए यहाँ से, पैसा वैसा नहीं है यहाँ पे। तो पैसा के दम पर, किसी एक्सटर्नल चीज के दम पर बनाया हुआ रिश्ता तब तक ही चलता है जब तक वो एक्सटर्नल या पैसा है। तो चल गए। अब ये वापस क्या करेंगे यहाँ पे? तो वापस ये कनगी के पास गए माफी मांगने। तो कनगी बेचारी अच्छी थी, उसने क्या की? माफ कर दी। लेकिन पूरा पैसा वैसा तो खत्म हो चुका था, साम्राज्य तो बिला गया था, सामान्य जीवन जी रहे थे लोग एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह। कनगी वापस ही दोनों लोग मजदूरी वगैरह करने लगे, जीवन जीने लगे। एक दिन कुछ पैसे की जरूरत थी ना, तो कनगी ने अपना पायल दिया कि इसको ले जाके बेच दीजिए और पैसों की जरूरत पूरी हो जाएगी। अमूमन भारतीय महिलाएं जो होती है ना, वो इमरजेंसी में अपने गहने रख के काम चलाती। अब वो थी तो ये रानी कनगी, नॉर्मल तो थी नहीं, तो पायल भी इसका कैसा होगा? महंगा, उस सब का डिजाइन अलग हो गया।
अब जब ये बेचने गया मदुरई के बाजार में ना, तो मदुरई की जो रानी थी ना, उसका एक पायल चोरी हो गया था। उस रानी के पायल का जो डिजाइन था और इस कनगी के पायल का डिजाइन था, सेम था। अभी बेचारा कोवलन बेचने गया ना, तो दुकानदारवा पकड़ लिया इसको, यही चुराया है। और जब देखा गया मदुरई की रानी ने, तुम्हारा ये पायल कहां से है? तो कह रहा मेरी पत्नी दी है। कह तुरा पत्नी के पास शकल देख रहा है तुम्हारा कैसन है, इतना तुम राजमहल का पायल तुम्हारे पास कैसे आएगा? वो फांसी दिला दी इसको। कौन? कोवलन। बेचारा करमफोर था, सोच रहा हूं कुछ कुछ होते हैं सब करमफोर। तो कोवलन को क्या दे दिया गया? फांसी। अब कनगी तो एकदम बिखिया गई, एकदम समझा गई कि नहीं, बीक में एकदम। और उसने श्राप दे दिया मदुरई शहर को, नाश हो गया मदुरई शहर। ये कहानी है, किस पुस्तक में है? सिलप्पाधिकारम। किसमें? याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना कहानी ठीक है ना? तुम लोग इतना सीरियस होकर सुन रहा था ऐसा देखिए, भले वो श्राप देने वाली कहानियां थोड़ा सा लगे कि हाँ श्राप क्यों दे दिया गया है, पायल को नूपुर कहते हैं इसलिए नूपुर की कहानी है, लेकिन ये घटनाएं हर एक गांव में आपको मिलेगी। भारत का शायद ही कोई ऐसा गांव अछूता होगा जिसमें एक दो शादीशुदा जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं हुई होगी। लोग भी लोले रहते हैं लोग यहाँ पे। देखिए, जब आप लाइफ जीते हैं ना, तो आपके लाइफ का भी एक सिद्धांत होना चाहिए कि व्हाट नॉट टू डू। कुछ ऐसे सिद्धांत होने चाहिए कि आपको हरगिज नहीं करना है। जैसे आपने कुछ सिद्धांत बनाया ना, अब जैसे मान के चलिए कितनों बड़ा 5 स्टार होटल में कोई आपको मगरमच्छ का मीट देगा तो आप नहीं ना खाइएगा। क्यों? आपने एक सिद्धांत बना दिया, तो ये नहीं करना है। उसी तरह लोगों को भी नहीं समझ में आता कि सोचो जब तुम्हारा ब्याह शादी हो गया, तुम्हारा एक सिद्धांत होना चाहिए कि सोचो स्वर्ग से आप सरो आ जाए तो साइड निकल, यहां से बंद कहानी जी। लेकिन इस ससुराल तुनाई इसको समझे में नहीं आता है। यहाँ पे सिद्धांत, अपना जीवन बर्बाद करके कौन चीज मिलने वाला है? हो तो गए, शांत हो गए ना। यहाँ पे सबको देखिए पता नहीं क्या समझ में। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल पुरुष के साइड से, कभी कभी महिला के साइड से भी हो जाता है। कभी कभी महिला साइड से होता है, क्योंकि महिला का समाज में बहुत कम एक्सपोजर होता है। वो ज्यादातर उसको घरे संभालने को मिल जाता है, तो घर में ही रहती है। पुरुषों का एक्सपोजर ज्यादा रहता है, बाहर में, इधर में, उधर में। गजब हाल है। आउट इनकमिंग कॉल बंद, नहीं समझ में आया? चाहे कुछ रहो, देख रहे हो, तुम लोग को भी समझा रहे हैं। राजा बर्बाद हो गया कोवलन, तुम बेरोजगारों को कौन पूछता है इसलिए बच बचा के रहो। लाइफ का कुछ सिद्धांत बनाओ कि कुछ भी हो जाए क्या नहीं करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे एक सिद्धांत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पे हम लोग के पास भी जब एक शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा पैसा वैसा नहीं था, शुरुआती दौर में भी हम लोग के पास 107 करोड़ रुपए आए थे। जीवन में नहीं कमा पाएगा। हम लोग की कितनी फीस होती है आप जरा जोड़ के देखिए, उस फीस के हिसाब से कितना आदमी जाएगा वहां पे, रेंट वगैरह निकालते। लेकिन एक सिद्धांत है ना कि सोचो तुम सोना का लंका भी दोगे ना तो मार देंगे उसी में माचिस। तो लाइफ का एक सिद्धांत होना चाहिए। आप सिद्धांत से मत बदलिए कि सामने क्या चीज है। हम पैसा नहीं लेते, पता चला कोनो 50 करोड़ दिया, अरे ले लेंगे 50 करोड़ ज्यादा है। हम चक्कर पकड़ नहीं करेंगे, कोनो बहुत सुंदर आया कर लेते हैं चक्कर पकड़। लाइफ का एक क्या होना चाहिए? सिद्धांत होना चाहिए। यहाँ पर उस सिद्धांत के आगे किसी को नहीं। यहाँ पे चाहे भगवानों से लड़ना पड़े, लड़ जाइएगा। यहाँ पे भगवानों कौन सी कर लेंगे, खूब से खूब नरक देंगे, और कौन सी। वैसे भी नरक में जाना है आदमी को, स्वर्ग सब भर चुका है, कहीं खाली नहीं है। अच्छा देखिए, अगला क्वेश्चन है मणि मेखले। अगला कौन सा है? मणि मेखले। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। देखिए ध्यान से पढ़िए, बौद्ध धर्म लिखा है कि नहीं? उसमें करेक्शन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। देखिए उसमें क्या लिखता है, ध्यान से समझिए। करेक्शन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लिख रहा इसका भी संबंध बौद्ध धर्म से। इसका भी संबंध का मतलब होता है कि जैसे लग रहा है बाकी सबका संबंध बौद्ध धर्म से है, नहीं, बस इसी का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। लिखना चाहिए बस इसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म। इसका भी संबंध किससे लिख दिया? बौद्ध धर्म से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी सबका संबंध किससे है? जैन धर्म। बताइए सिलप्पाधिकारम का संबंध, पायल यानी नूपुर की कहानी किसमें है? सिलम। तो ये किससे है? बौद्ध धर्म से। किसे है? बौद्ध धर्म से। इसमें किसकी चर्चा है? मणि मेखले की। किसकी? मणि मेखले कोवलन और माधवी का लड़का था। किसका लड़का था? कोवलन और माधवी का, जिसने कौन धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। इसके साथ संगम काल समाप्त।
देखिए इसका संबंध भी बौद्ध धर्म से है। इसमें कोवलन और माधवी से उत्पन्न संतान मणि मेखलम की चर्चा है, जो अंततः कुछ धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। समझ आ गया कि नहीं? क्या बताइए, नूपुर की कहानी किसमें? मणि मेखले किस धर्म से? किसे? इलियट्स किसे कहा जाता है? शिलापाधिकार। इलियट्स पोएट थे इलियट। बाइबल, कुरान, बाइबल, व्याकरण, तोलका पीएम, व्याकरण का संबंध, नूपुर की कहानी, शिलापाधिकारम, मणि मेखले का संबंध किस धर्म से? कोवलन और माधवी के पुत्र का नाम मणि मेखले। समझा गया कि नहीं? क्या संगम काल समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है संगम काल में? आगे बढ़ जाए। अब हम लोग चलते हैं साउथ के राजवंशों के बारे में पढ़ने। ये बहुत उटपटांग और इतना ज्यादा खिचपिच है ना साउथ का। मेन साउथ का प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? एक साथ तीन तीन गो वंश चल रहा था, जबकि नॉर्थ इंडिया में अगर कुषाण है तो कुषाण ही चलेगा। वो अलग बात है कि कुषाण के सामंत आगे जाके गुप्त बना लेंगे, गुप्त के सामंत आगे जाके वर्धन बना लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सोचो तीन चार गो एक साथ है सब। अब तीन गो राजवंश आ जाएंगे ऐसे यहाँ पर, ऐसे इसके एगो के राजा को मारेगा, इसके एगो किस राजा को मारेगा, इसका कोई राजा इसको मारेगा, इसका कोई राजा इसको मारेगा, इसको ले हो गया यहाँ पर। अरे पारापारी आना चाहिए ना जी, साउथ में पारापारी नहीं आता है। तो समझ आगे बढ़े हम लोग। इसमें एक वंश आएगा वाकाटक वंश। देखिए ध्यान से, आपके पास पीडीएफ है? कौन सा वंश है? वाकाटक वंश। मिल गया वाकाटक वंश। इनकी राजधानी साउथ इंडिया के बरार में थी। वाकाटक वंश के बारे में ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझिए ध्यान से। हसीन मसूक सा पढ़े हैं? हसीन मसूक सा। अंत में कौन था? अंत में सात। इसके बाद आईएसपी के, इसके बाद गुप्त आए थे ना। अरे कुषाण के ही तो सामंत थे कौन? गुप्त। अब देखिए सातवाहन वंश जब खत्म हुआ तो इन्हीं के सामंत के रूप में निकले थे सब वाकाटक। सातवाहन के सामंत के रूप में वाकाटक। अब कितने लोग बता सकते हैं सातवाहन उत्तर भारत में था कि दक्षिण में चला गया? दक्षिण में चला गया। इसी का नाम रखा गया आंध्र सातवाहन। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक अगल बगल में है सब। तो कर्नाटक में बरार में वाकाटक वंश की क्या थी? राजधानी। वाकाटक वंश की राजधानी। वाकाटक वंश ने कोई बहुत बड़ा काम ही नहीं किया, बस इतना याद रखिएगा किसके सामंत थे? सातवाहन। और सामंत सबका जल्दी लड़ाई नहीं होता था। जब वो राजा का रूप लेते थे ना तभी क्या होता था? लड़ाई। अदरवाइज में कोई सामंत से क्यों लड़ेगा? आप खुद बताइए, सामंत से लड़के क्या मिलेगा? तो ज्यादातर ये लोग वाकाटक वाले सामंत किसके थे भाई? सातवाहन के। और इनका साम्राज्य चलते गया और ये गुप्त के समय तक आए थे। किसके समय तक आए थे? गुप्त के समय। इसमें एक शासक था रुद्र, है कि नहीं जी? इसमें रुद्र है, रुद्रसेन। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। रुद्रसेन शासक का नाम रुद्रसेन। सुनिए बाबू ध्यान से, वाकाटक वंश में बस आपको एक शासक याद रखना है, रुद्र या रुद्रसेन। रुद्र या रुद्रसेन। रुद्रसेन या एक वाकाटक वंश में यही एक योग्य शासक था। कौन? रुद्रसेन। रुद्रसेन जो था गुप्त वंश में, याद कीजिए चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त को यही ना टिपकाया था। और कौन था? देवी। इन दोनों का ही दामाद था। कौन? रुद्रसेन। रुद्रसेन है। तुम लोग को बेटी के नाम से क्या मतलब है? खचरा सब यहाँ पे बेटी का नाम का काहे लिए याद करता है सब? नहीं बताएंगे ना। जिसको देखो उसकी बेटी का नाम पूछते रहता है सर आज। हाँ आगे बढ़े, कोई दिक्कत? बताइए ध्यान से, दो क्वेश्चन। वाकाटक वंश का किससे वैवाहिक संबंध था? गुप्त वंश। वाकाटक वंश का किस वंश के साथ? गुप्त वंश। वाकाटक वंश किसके सामंत थे? वाकाटक वंश का सबसे योग्य शासक रुद्रसेन। इसका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय और उसकी देवी की पुत्री से हुआ था। ये सामंत किसके थे? सातवें। और दामाद किसके थे?
हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी गुप्त वंश के क्या थे? सामंत थे। वाकाटक कभी भी एक बड़ा योद्धा के रूप में शासन ही नहीं कर पाए। इनका क्षेत्र कर्नाटक था, तो खूब से खूब भाषा पूछ सकता है। तो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोल? कन्नड़। खूब से खूब भाषा ही ना पूछेगा जी। साम्राज्य में आप शासने नहीं किए, कोई पुस्तक लिखे ही नहीं, तो आपके बारे में पढ़ के हम अपन मेमोरी काहे भरे? कोई दिक्कत? बस सामंत किसके? सातवां है। अच्छा, इनको अगर ये राजा का रूप लिए रहते ना सामंत के रूप में, तो पक्का आईएसपी के में से कोई ना कोई इनको नाश दिया रहता। मान के चलिए इंडो ग्रीक नहीं मार पाते, शक नहीं मार पाते, पहला तो मारिए ने कुषाण ये छोड़ा रहता। कनिष्क कभी नहीं छोड़ा रहता। इधर समुद्रगुप्त, वो भी नहीं कहा क्या मारिएगा, सामंत है हम लोग यहाँ पे। उसके बाद तो ब्याह हो गया, तो दोनों में समधियान हो गया। समधी में कहां लड़ता है सब कोई? किसी को दिक्कत हो तो बताया जाए। कोई दिक्कत? ये लड़का पूरा खतरनाक है यहाँ पे। ये इसका क्वेश्चन हमेशा इसी टाइप का रहता है। कह रहा है कि सर जो इसकी बेटी थी, वो बेटी जो देवी की थी तो ये तो कंफर्म है, लेकिन बेटी चंद्रगुप्त द्वितीय की थी कि रामगुप्त की थी? इसका क्वेश्चन हमेशा संदेहात्मक ही रहता है। बताइए इसका चिराग वो आगे बढ़े। वाकाटक में कोई दिक्कत? अभी हमरो नहीं पता। पूरा इतिहास इसमें मौन है। यह अभी शोध का विषय है। समझ में आ गया कि नहीं? आप पीएचडी कीजिए और टॉपिक लीजिए कौन सा? अरे गधा, टॉपिक लो गुप्त वंश कि रामगुप्त टॉपिक लेगा? हाँ, तू ले रामगुप्त। आगे बढ़ते हैं हम। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए ध्यान से, साउथ में एक वंश था जिसका नाम था चालुक्य। कौन सा? चालुक्य। ये वंश आपको सबसे ज्यादा टॉर्चर करेगा, क्योंकि 3 जगह इसका शासन था। एक वातापी में था, एक कल्याणी में था, एक बेंगी में था। कैसे? एगो खेत है किसी का, 3 गो लड़का होते हैं, तो एगो एन्ने चल गया, एगो एन्ने, तो बंटवारा लग गया। क्या लग गया? बंटवारा। तो चालुक्य का बंटवारा लगा वातापी में, चालुक्य का बंटवारा लगा कल्याणी में, और चालुक्य का बंटवारा लगा बेंगी में। लेकिन पढ़ना तो आपको कौन सा है? तीनों। तो हम लोग क्या पढ़ना चालू किए? वातापी। तो सबसे पहला वातापी जो चालुक्य जो था, उसकी राजधानी थी वातापी। क्या था? हो तो गया जी, वातापी। तो बताइए चालुक्य की राजधानी? चालुक्य की राजधानी वातापी। चालुक्य कितने जगह थे? 3। इसमें आपका लिखा स्पष्ट, वातापी, कल्याणी और बेंगी। वातापी, कल्याणी और बेंगी। तो सबसे प्रमुख इसमें था वातापी। तो पढ़े जाए पहले हम लोग कौन सा? वातापी। रेडी हैं? चालुक्य से ही हम लोग एक्चुअल एंट्री मारते हैं साउथ इंडिया से, और चालुक्य से ही क्वेश्चन आते हैं। या तो चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, यही 3 गो आपको क्या है साउथ में मिलेंगे। दिक्कत ही नहीं कि साथे शासन कर रहा था सब, इसीलिए दिक्कत आएगा। बताइए ये एरिया क्या हो जाएगा? वातापी वाला चालुक्य। कौन वाला? तो हम चालुक्य नहीं लिखते हैं, चालुक्य बाहर लिख देते हैं। बताइए चालुक्य की 3 शाखाएं थी, एक वातापी में थी, एक कल्याणी में थी, एक बेंगी में थी। तो ये कौन सा देखते हैं? वातापी। तो वातापी का चालुक्य सबसे ज्यादा योग्य था, सबसे ज्यादा बड़ा था। इस वंश का चालुक्य के वातापी राजधानी क्या थी? वातापी। जब चालुक्य खत्म हो गया, वातापी का चालुक्य खत्म हो गया, तो कोई ना कोई सामंत बचेगा। कोई ना कोई सामंत बचेगा कि नहीं? कोई छोटा शासक बचेगा, वो अपना सामंत के रूप में जीवन जिएगा। फिर एक एरिया देखेगा, सेफ एरिया की, कहां हम अपना साम्राज्य बढ़ा सकते हैं। तो वातापी में तो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जिस राजा ने वातापी पे कब्जा किया होगा, राष्ट्रकूट ने कब्जा कर लिया था। किसने कब्जा किया? राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट तो इनको शासन करने नहीं देगा, तो उनके सामंत के रूप में साइड में गए होंगे, और साइड में अपनी राजधानी बनाई। राजधानी बना लिया कल्याणी, नाम हो गया कल्याणी का चाणक्य। अब कल्याणी के चालुक्य को कोई ना कोई राजा हराएगा। हराने के बाद समूल नष्ट तो नहीं हो पाएगा। जैसे कैसे अमरेंद्र बाहुबली भाग गया था, वो छोटका बिस्लेरी का बोतल ऐसे टांग के रख लेती उसकी दादी। इसे जीना होगा, साम्राज्य के लिए जीना होगा। कोई दिक्कत? तुमको कोई दिक्कत अपनी? चलिए, तो जब राजधानी चेंज हुई,
साम्राज्य इन्होंने नहीं चेंज किया। क्या चेंज किया? राजधानी। चालुक्य की जब राजधानी वातापी थी तो लाया वातापी, जब उसकी राजधानी कल्याणी हुई तो हो गया कल्याणी, जब उसकी राजधानी बेंगी हुआ तो क्या हो गया? बेंगी। ठीक हुआ, बेंगी पे खत्म हो गया, सोचा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है सब यहाँ पे। तो पहला देखते हैं चालुक्य का वाताप। रेडी? चालुक्य वंश की राजधानी, शासक का नाम हो जाएगा जय सिंह, शासक का नाम। लेकिन ये संस्थापक जो थे सामंत के रूप में ही रह गए थे। ये शासक कैसे रह गए थे? अब आप बताइए, सामंत के रूप में रहेंगे। सामंत किसे कहा जाता है? जमींदार। सामंत मतलब जमींदार, जिसके पास जमीन ज्यादा थी। तो ये किस रूप में रह गए? सामंत के रूप में। तो इनका कोई नाम होगा? नहीं। इसके बाद शासक आया पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, याद आया कुछ? पुलकेशिन द्वितीय ही था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर पराजित कर दिया था। अच्छा, हर्षवर्धन इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि उसने पुलकेशिन द्वितीय पे हमला कर दिया? एक्चुअल हर्षवर्धन को जो जानकारी दी गई थी किसके बारे में? जय सिंह के बारे में, कि जय सिंह योग्य शासक नहीं है, सामंत के रूप में है। यही मौका है, नर्मदा नदी हेल जाइए, आप मार दीजिए जय सिंह को। ये नर्मदा नदी जैसे आप हेलिएगा ना, आपका साम्राज्य कन्नौज तक है। नर्मदा नदी पार करके पूरा वातापी कब्जा कर लिए और चालुक्य वंश का नाश कर दीजिए। चालुक्य वंश वाले किसी काम के नहीं है सब यहाँ पे। जय सिंह कोनो राजा है, एक कुछ आता है, हमला कीजिए यहाँ पे। तब ले जय सिंह खत्म हो गया। आ गया कौन? पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय योग्य था, एकदम युवा। हमला कौन कर दिया? हर्षवर्धन। और उन्हीं पे पूरा चाकू पिजा के रख ले था, मारा उनको। हर्षवर्धन को शांति हो गए, हर्षवर्धन भाग गए। कहां पे? कन्नौज। कहां भाग गए? कन्नौज। कहा कि आते हैं ना नर्मदा नदी हेल के आइएगा, भीगा भीगा मारेंगे, इसी में शांत हो जाएंगे। तो बताइए, वातापी में जो चालुक्य वंश था उसका सबसे योग्य शासक कौन था? बहुत मरखा था पुलकेशिन द्वितीय। इसका एगो कवि था, नाम था उसका रवि कीर्ति। रवि कीर्ति, क्या नाम था? रवि कीर्ति। जब कहीं मार करता था ना तो रवि कीर्ति जाकर उसका शिलालेख बना देता था कि यही हमारे राजा मारे हैं, हमारे राजा क्या किए हैं? मारे हैं, मार किए हैं। एहोर अभिलेख पढ़ाए थे ना? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने एहोर अभिलेख लिखवाया है और उस अभिलेख में बोला है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर मार। ये सेम टू सेम कॉपी मारा था समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, जिनका प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख है, सब कॉपी पेस्ट मारा है, सब की नहीं। तो हर बड़ा राजा अपना एगो क्या लेके घूमता था? कवि लेके घूमता। सब अपना अपना एगो क्या लेके घूमता था? कवि। चंद्रगुप्त द्वितीय तो 9 को लेके घूमता था, नवरत्न। कितना लेके? 9 रत्न। तो भाई जितना नवरत्न लेके, नवरत्न का खर्चा भी आता है, नहीं समझ में आ गया? खर्चा नहीं आएगा जी। मान के चलिए भारत में शासन आ जाएगा और कोई लेके चल जाएगा किसी को भी, जैसे यहां से लेके चल गया था कनिष्क। नहीं उठा ले गया। तो हिस्ट्री को ना जब भी पढ़िए तो कोरिलेट करके पढ़िएगा ना, तो पिछला रिवीजन भी होते रहेगा। तो बताइए, चालुक्य वातापी या केवल चालुक्य का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय। इसके कवि का नाम? इसने किसे हरा दिया? हर्षवर्धन को। किसे हरा दिया? इसका मन बढ़ गया हर्षवर्धन को हराइला के बाद। इसने क्या किया ना, यहां एक वंश था पल्लव वंश। क्या नाम था? कौन वंश? पल्लव वंश। इस ससुरा यहां मारा हर्षवर्धन को और सेना लेके चला है कहां पे? पल्लव वंश पे। अब पल्लव वंश के शासक था महेंद्र वर्मन। महेंद्र बाहुबली नहीं जी, महेंद्र वर्मन। हरा दिया किसको? महेंद्र वर्मन को। बताइए कितना मन बढ़ था? कौन? पुलकेशिन द्वितीय। महेंद्र वर्मन को हरा दिया। कहा कि हमारा मन उत्तर भारत में हराए ही है, हर्षवर्धन को नीचे भी हराना जरूरी है। हरा दिया। अब पल्लव की भी कोई ना कोई राजधानी होगी। कांची थी, कांचीपुरम, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? कांची या कांचीपुरम। पल्लव को महेंद्र वर्मन को क्या कर दिया? हरा दिया और उपाधि धारण किया कांची का विजेता, कांची कोंड। विजेता मतलब, कोंड मतलब विजेता। हमला किया कहां पे? पल्लव वंश। पल्लव वंश के राजा थे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन को किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय। राजधानी जीत लिया कांची को, उपाधि धारण किया कांची कोंड। कौन सी उपाधि?
कांची कोंड की उपाधि धारण किया। अब फिर वापस चला गया कहां पे, वातापी पे। वातापी पे शासन कर रहा था, खूब बढ़िया नाश्ता खाना खाया आराम से। फिर पता चला कि फिर हमला करते हैं। फिर हमला कर दिया किस पे, पल्लव पे। कहा कि तुमको जब तक हम नहीं नाश देंगे तब तक तुमको हम शांति से नहीं रहने। फिर हमला किया, लेकिन इस समय महेंद्र वर्मन की जगह नरसिंह वर्मन था। नमवा देख रहे हैं, नर मतलब मानव, अब सिंह मतलब शेर। नर के भेष में क्या है, शेर। दूसरा हमला किए कि मारेंगे पल्लव को। इस बार पल्लव पहले से ज्यादा तैयार थे सब। अब पल्लव में कौन था, नरसिंह वर्मन हरा दिया पुलकेशिन द्वितीय को। तो अब पुलकेशिन द्वितीय का काम है करना, दिमागे काम करना बंद हो गया कि रे भाई साहब, हर्षवर्धन को हराए, महेंद्र वर्मन को हराए, इसका बेटवा इतना खतरनाक कैसे हो गया। अब पुलकेशिन द्वितीय भागा। कहां से भागा, कांची से भागा। पल्लव की राजधानी कांची से भागा। राजधानी में लड़ाई होगा, वहां भागा यहां से। कहां के लिए, वातापी के लिए। अब ये नरसिंह वर्मन भी कम नहीं था, ये भी उसको चोटिया दिया पूरा पीछे से ऐसे। समझ गया, कौन भाग रहा है आगे, पुलकेशिन द्वितीय। अब पीछे से चोटिया रहा है नरसिंह वर्मन। भागते भागते ही कहां भागा, वातापी। और नरसिंह वर्मन कहां चल गया, वातापी। अब मार दिया किसको, पुलकेशिन द्वितीय को, और उपाधि धारण किया वातापी कोंड। कौन सी उपाधि, वातापी कोंड। कहा सोचो आके कांची कोंड की उपाधि धारण करते हैं, क्या दौड़ा के मारा एकदम चोटिया के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसने, नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन। पुलकेशिन द्वितीय योग्य शासक था कि नहीं था, लेकिन पल्लव धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे कि नहीं, लड़ाई में कमजोर होंगे कि नहीं। खुद से सोच के देखो, ये दोनों लड़ रहे हैं तो ये भी कमजोर होंगे, ये भी कमजोर, ये भी धीरे धीरे कमजोर हुआ, ये भी आपस में मारकाट में कमजोर हो गया। इस पर एक इसी का सामंत ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। और यहां याद कीजिए, ये वही एरिया है जो चोल का था। चोल कमजोर हो गए थे लेकिन हार नहीं माने थे। सामंत के रूप में जीवन जी रहे थे लेकिन हार नहीं माने थे। इन हाथों ने हथियार छोड़ा, चलाना नहीं भूला। तो चोल यहां पे चुपचाप बैठे थे सब। मेरा पुहार बंदरगाह सबसे फेमस था, उरैयूर राजधानी होती थी। बताइए, हम लोग श्रीलंका से 12,000 मजदूर लाए थे, हमरे ऊपर शासन कर रहा है ये पल्लव वाला। भगवान ही पल्लव वाले को ना कमजोर कीजिए। तले आके वातापी वाला मार दिया किसको, पल्लव। धीरे धीरे माहौल मिलते गया किसको, चोल। तो चोल इस उम्मीद में थे कि कब पल्लव कमजोर होंगे कि इनको उलाट देंगे। उसका सामंत राष्ट्रकूट इस इंतजार में था कि कब कोनो बकलोल शासक आएगा, हम उलाट देंगे। तले आ गया खतरनाक शासक, पुलकेशिन द्वितीय वगैरह तो खतरनाक। जैसे ये कमजोर हुआ, इसको उलाट दिया राष्ट्रकूट। जैसे पल्लव कमजोर हुए, चोल। अब ये ससुराल लड़ेंगे, नहीं समझे, काली मारा पीटी। लेकिन आपके दिमाग में ना हिस्ट्री का एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए। जिस दिन आपके दिमाग में हिस्ट्री का एक स्ट्रक्चर बन गया ना, कब क्या होने वाला है ना, आधा इतिहास तो इसे निपटा देंगे आप लोग। ऐसे पढ़ते जा रहे, वातापी का चालुक, बेंगी का चालुक, कल्याणी का चालुक, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल। तो किधर घूम रहा है रे, कुछ पता ही नहीं चल रहा इतिहास में कहां घूम रहा। भुला जाओगे उसमें। समुंदर और इतिहास में अगर रास्ता भटक गए ना तो कभी किनारे पे नहीं पहुंचोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप लोग नहीं ना भटकेंगे। बताइए ध्यान से, चालुक्य को उलाट के कौन बनेगा, राष्ट्रकूट। चालुक्य को उलाट के, अब पल्लव को उलाट के। एक बार क्वेश्चन पूछा था सीजीएल में कि पल्लवों के ध्वंसावशेष पर किस वंश की स्थापना। ध्वंसावशेष मतलब विध्वंस हो गया, उसके अवशेष पे कौन है, चोल। एक बार और क्वेश्चन पूछा था कि किस वंश की स्थापना दो चरणों में हुई थी। संगम कालीन चोल और एक ये 8वीं सदी में चोल। कोई दिक्कत। तो आपके दिमाग में दो फिगर बन रहा है कि हमारे पास एक वातापी का चालुक्य है, इनको मार काट के खत्म करेंगे, इसके जगह पे लाएंगे राष्ट्रकूट। और एक साउथ में चल रहा है कि यहाँ पल्लव है, इनको मार काट के खत्म करेंगे, यहाँ कौन आएगा, चोल। कौन आएंगे, चोल। समझा गया कि नहीं आ गया यहाँ पे, किसी को दिक्कत। देखो इसका क्वेश्चन हमेशा वैसे ही रहता है। यही पूछ रहा था कि रामगुप्त का था कि कह रहा है कि सर अब की बार रवि कीर्ति कहां चला गया, काहे नहीं लिखा कि हमरे राजा को चोटिया के मारा ही रवि। यही ना कहना चाह रहा है।
कोई अपन बुराई लिखता है? तुम्ही को कहेंगे कि अपन बुराई लिखो, लिखेगा तुम लोग? कौन बुराई लिखने जा? तुम लोग कौन कौन कांड करके बैठा है, किसको पता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? गर्ल्स लोग को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग के पास दो वंश है। धीरे धीरे वातापी के चालुक्य को मारेंगे और उसके जगह लाएंगे राष्ट्रकूट, और नीचे धीरे धीरे मारेंगे पल्लव और उसको लाएंगे चोल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये राष्ट्रकूट को हम लोग ऊपर कूदाएंगे नर्मदा नदी पार करके, क्योंकि हर्षवर्धन मर चुका है और राष्ट्रकूट सोचेगा जाके हर्षवर्धन को कब्जा कर ले। समझ में आ गया कि नहीं? ये जाएंगे हर्षवर्धन को कब्जा करने, तब तक इधर से राजपूत शासक कब्जा करेंगे और उधर से मोहम्मद बिन कासिम। समझ में आ रहा है कि नहीं? इजी है जी, हिस्ट्री एकदम। नहीं समझ में आया? सब एक दूसरे से क्या है, लिंकअप। आगे का क्लास मंडे को करेंगे। एनी प्रॉब्लम?